नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो गोंडा से है, जहां पर नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के लड़के ने लड़की को बहला फुसलाकर घर से अगवा कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक पर आरोप है कि उसने नाबालिग का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया और जब आरोपी ने नाबालिग लड़की की बुर्के और नकाब वाली फोटो वायरल की, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। मामले में पीड़ित लड़की की मां की तहरीर पर कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। नाबालिग को बरामद कर लिया गया है, वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। की तहरीर के आधार पर धारा 363 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। कर्नलगंज पुलिस के द्वारा 10 दिन के अंदर पीड़िता बालिका जो है 15 वर्षीय बालिका को बरामद किया गया है। उसका धारा 161 का बयान महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा दर्ज किया गया है। माननीय न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। इसमें जो आरोपी अभियुक्त था फुरकान, उसको गिरफ्तार किया गया है। धारा 363, 66 और पॉक्सो एक्ट के तहत उसको माननीय न्यायालय के अंदर प्रस्तुत कर रिमांड लिया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उनका विधिक निस्तारण किया जा रहा है। महाराजगंज में शादी से पहले युवती पर एसिड अटैक हुआ है। युवती मां के साथ मार्केट से लौट रही थी और एसिड हमले में युवती का चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरीके से झुलस गया। यह घटना भिटौली के एक गांव की है। स्कूटी सवार मास्क लगाए बदमाश ने लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि लड़की की 10 दिन बाद शादी होनी है। मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जांच पड़ताल की। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लड़की तेजाब के हमले में घायल हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की 10% तक से है। युवती पर तेजाब फेंके जाने वाले प्रकरण में पुलिस द्वारा कुल 10 टीमों को अभी इस पूरे प्रकरण में लगाया गया है, जिसमें से 6 टीमें थाना प्रभारियों की अध्यक्षता में तथा 2 टीमें एसओजी स्वाट तथा 2 अन्य टीमें, इन्हें इस पूरे प्रकरण में लगाया गया है। साथ में फील्ड यूनिट भी लगातार घटनास्थल पर और साक्ष्य संकलन में लगी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती की तबीयत में काफ़ी सुधार है। लखनऊ में ऑपरेशन कन्विक्शन और ऑपरेशन त्रिनेत्र को लेकर डीजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बीते 5 महीने में 7,18,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन सीसीटीवी की मदद से 1355 वारदातों का खुलासा भी हुआ है। प्रदेश में ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू किया गया। इसमें मुख्य रूप से जन सहयोग से पीपीपी मॉडल से हम लोगों को पूरे प्रदेश में कैमरे लगाने का हमारे सामने लक्ष्य था। तो आज तक 7,18,000 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसकी मदद से बहुत बड़ी संख्या में अपराधों का अनावरण हुआ है और सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। इसमें अभी तक 1,355 सेंसेशनल क्राइम्स का अनावरण हुआ है और अभी हम लोगों का लक्ष्य है अभी और इस संख्या को और बढ़ाना। हम लोग जो और बड़ा अभियान चला रहे थे ऑपरेशन कन्विक्शन का, तो उसमें अभी तक 1 जुलाई 23 से अब तक जो अभियान है उसमें 12,015 प्रकरणों में 16,302 व्यक्तियों को सजा दिलाई जा चुके हैं। इसमें मृत्युदंड के अभियोग में 16 व्यक्तियों को, आजीवन कारावास 1,569 व्यक्तियों को, 284 व्यक्तियों को 20 वर्ष से अधिक का कारावास, 983 व्यक्तियों को 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक का कारावास और 1,553 व्यक्तियों को 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का और 11,897 व्यक्तियों को 5 वर्ष से कम की सजा दिलाई गई। और एल्विश यादव केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। मुख्य आरोपी राहुल से पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की है। आरोपी राहुल कई सवालों के जवाब देने में उलझ गया। सूत्रों के मुताबिक नीली डायरी में लोगों के नाम को लेकर पूछताछ की गई। रेव पार्टी को लेकर भी कई सवाल पूछे गए और इन सवालों के दौरान कई बार राहुल जवाब देने में उलझ गया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सवाल कैसे पूछे गए वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। मसलन एल्विश से पहली बार कैसे कांटेक्ट में आए, एल्विश से किसने मुलाकात करवाई, एल्विश की कौन कौन सी पार्टी में गए, पार्टी में कौन कौन आया था, पार्टी कहां कहां की, कौन मैनेज करता था पार्टियों को, एल्विश और फाजिलपुरिया का क्या कनेक्शन है, फाजिलपुरिया के गांव में हुई पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ था,
बरामद डायरी को लेकर भी सवाल किए गए और इन तमाम सवालों के जवाब देने में राहुल कई बार उलझ गया। वही पूछताछ के बाद आरोपी राहुल को जेल भेज दिया गया है। राहुल से काफी देर तक पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। संभावना है कि जांच के दायरे में कई बड़े नाम भी आ सकते हैं। पुलिस के जो सीनियर अफसर थे उन्होंने पूछताछ की थी, राहुल से तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की थी। इसके अलावा जो राहुल से डायरी बरामद हुई थी लगातार जिसका जिक्र हो रहा है, उस डायरी के संबंध में भी पूछताछ की गई थी और जो तमाम आयोजन किए गए हैं फिर चाहे वो अन्य जिलों में किए गए हों या अन्य जनपदों में, उसको लेकर पूछताछ की और उन डायरी में जो तमाम लोगों के नाम थे उसको लेकर भी पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस के जो सीनियर अफसर थे उन्होंने पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान कई तरीके के सवाल पूछे गए, जिसमें सबसे अहम है वो कड़ी जिससे राहुल पहली बार संपर्क में आया था एलविश के। इसके अलावा जो पार्टियों का जिक्र है, फिर चाहे फाजिलपुर गांव की बात हो, गुड़गांव की बात हो या दिल्ली में जो फार्म हाउस में पार्टियां की गई हैं, पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करके पुलिस कमिश्नर को सौंप देगी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को शिया वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया है। अफशा अंसारी पर लखनऊ के सादतगंज स्थित सुल्तान महल, इमाम बाड़ा, दरोगा मीर वाजिद अली वक्फ की जमीन को अवैध रूप से खरीदने का आरोप है। बोर्ड ने अफशा अंसारी को 1 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उपस्थित होकर पक्ष रखने का आदेश दिया है। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर वक्फ बोर्ड का शिकंजा। शिया वक्फ बोर्ड ने अफशा अंसारी को नोटिस भेजकर 1 दिसंबर दोपहर 1 बजे बोर्ड दफ्तर में तलब किया है। ये पूरा मामला सादतगंज की एक वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। 2013 में सादतगंज की इस वक्फ संपत्ति की 8 बीघा जमीन को अफशा अंसारी ने अपनी रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर करवा लिया था। हालांकि शुरुआती जांच में वक्फ बोर्ड का कहना है कि तमाम दस्तावेजों में हेर फेर करके इस संपत्ति को खरीदा गया है। इस संपत्ति की वर्तमान कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। 1 दिसंबर को अगर अफशा अंसारी अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो उनके खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और एक बड़ी खबर बस्ती से, जहां पर नायब तहसीलदार पर रेप की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ है। मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया है। लेडी मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर रेप की कोशिश का आरोप है। महिला मजिस्ट्रेट ने ये केस किया है। धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया। जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। ये बड़ी खबर हम आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर नायब तहसीलदार पर रेप की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा दर्ज कराया है मजिस्ट्रेट ने। लेडी मजिस्ट्रेट के घर में घुसकर रेप की कोशिश का आरोप है। महिला मजिस्ट्रेट ने केस दर्ज कराया। धारा 376 के तहत केस दर्ज किया गया है। जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। फिलहाल अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। 11 को एक तहरीर थाना कोतवाली में प्राप्त हुई, जिसमें पीड़िता ने अपने एक सहयोगी के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट एवं उसके साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया है। 354, 307, 376, 511 IPC का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना थाना कोतवाली के स्तर से की जा रही है और इसमें विवेचना के पश्चात संपूर्ण साक्ष्यों का संकलन करते हुए इसमें दोषी के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में कारोबारी के घर लूट और पत्नी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस पूरे कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद कारोबारी की पत्नी और उसका प्रेमी है। पत्नी ने अपने प्रेमी का कर्ज उतारने के लिए पूरी साजिश रची थी। घर में घुसकर गैंगरेप, लूट और शरीर को सिगरेट से दागने की फर्जी कहानी उन दोनों ने मिलकर बनाई थी। बिजनौर पुलिस ने लूट की इस फर्जी घटना का खुलासा करते हुए पेंट कारोबारी की पत्नी और उसके प्रेमी पुष्पेंद्र को लूटे गए सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि शेयर बाजार में पैसा डूबने के कारण पुष्पेंद्र पर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसको उतारने के लिए कारोबारी की पत्नी ने मिलकर लूट, गैंगरेप की झूठी कहानी गढ़ी थी। बता दें कि 15 नवंबर को बिजनौर के पेंट कारोबारी मोहित राणा के घर में घुसकर 5 बदमाशों ने लूट और पत्नी के साथ गैंगरेप और उसके शरीर को सिगरेट से दागने की वारदात को अंजाम दिया था और इसी क्रम में मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के बाद ये खुलासा किया है।
पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पिंदर चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पिंदर चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। और एक बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर स्कूल जाती नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। सड़क से जबरन खींच कर ले गए बदमाश, बंद मकान में ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, ऐसा आरोप है। 4 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग स्कूल जा रही थी और इसी दौरान उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्र में एक बलात्कार का मामला प्रकाश में आया था। इस पे तत्काल ही मुकद्दमा कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है तथा लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। तदनुसार मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे तथा जैसा उसमें आएगा वैसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में एक मजार के अंदर युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये मामला अछनेरा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित मजार का है। 24 साल के युवक अजीम का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रातः थाना अछनेरा पर श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र मुन्ना, जो कि शेखान मोहल्ला कस्बा अछनेरा रहने वाले हैं, द्वारा तहरीरी सूचना दी गई कि उनके सगे भाई अंजेब, जिनके उम्र 24 वर्ष हैं, उनके द्वारा फरार रोड पर बाबा के गोदाम के निकट पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर अछनेरा पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव का पंचनामा न कर अन्य का आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान सीएम ने निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए और अगर गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय की जाएगी। नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो, ताकि सड़क खराब हुई तो निर्माता एजेंसी पुनर्निर्माण भी कराए। सीएम ने विभागीय मंत्रियों को भी समय समय पर स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान सीएम ने निर्माण परियोजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि समयबद्धता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए, यानी तय समय पर काम पूरा किया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि निर्माण में कहीं पर भी अनियमितता न बरती जाए। साथ ही सीएम ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही भी तय की जाएगी, कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीएम की तरफ से कहा गया कि नई बनने वाली हर सड़क की 5 साल की गारंटी हो, मतलब जो भी निर्माता कंपनी सड़क का निर्माण करे वो 5 साल की गारंटी ले कि अगले 5 साल तक अगर सड़क में कहीं कोई खराबी आएगी तो वो निर्माता कंपनी दोबारा से उसको निर्माण करेगी उसका, या फिर वहाँ पर सड़क में जो भी गड्ढे होंगे उनको भरा जाएगा। ये जवाबदेही भी उनकी तरफ से तय की जाए। और साथ ही सीएम ने विभागीय मंत्रियों को भी समय समय पर स्थलीय निरीक्षण करने और समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी सीएम के इस निर्देश को लेकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है और सीधे तौर पर उन्होंने निर्देश दिए कि नई बनने वाली जो सड़क है उसकी 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। सड़क खराब होती है तो जो निर्माण एजेंसी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्माण कार्य जो चल रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, उसकी भी समीक्षा बैठक की है। जो धार्मिक स्थल हैं, खासकर जो अयोध्या से जुड़े हुए निर्माण कार्य हैं, इनकी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि मंत्री क्षेत्र में जाएं, मॉनिटरिंग करें, विभागीय अफसर क्षेत्र में जाएं, मॉनिटरिंग करें और समीक्षा करें, जिससे कि निर्माण कार्यों में तेजी बनी रहे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।